नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और मिड डे प्राइम में हम आपको बताएंगे कि क्या है वो साइलेंट हंटर जिसका नाम है आईएनएस माहे। साथ ही बात होगी एसआईआर की भी और देखेंगे कि कैसे टीएमसी सवालों के घेरे में लगातार और बंधती जा रही है। इफी की भी करेंगे बात और कर्नाटक के भी राजनीतिक खींचतान की भी तस्वीर रखेंगे आपके सामने। तमाम अन्य खबरें इस वक्त की हैं साथ में, तो आइए शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। जस्टिस सूर्यकांत बने देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। दुश्मन पनडुब्बियों की अब नहीं खैर। भारतीय नौसेना में स्वदेशी तकनीक से बनी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत माहे हुआ शामिल। टॉर्पीडो, कई भूमिका वाली पनडुब्बी रोधी मिसाइल, उन्नत राडार और सोनार से है लैस। अहमदाबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। शहर से अवैध निर्माण हटाने के लिए चलाए गए बुलडोजर। अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत कई मकान ध्वस्त। पाकिस्तान के पेशावर में आज सुबह बड़ा आत्मघाती हमला। अर्धसैनिक बल के मुख्यालय पर हमले में 3 सुरक्षाकर्मी मारे गए, 2 अन्य घायल, 3 हमलावर भी हुए ढेर। और गुवाहाटी टेस्ट के तीसरे दिन भारतीय पारी लड़खड़ाई। आधी से ज्यादा टीम पेवेलियन वापस। यशस्वी जायसवाल ने लगाया अर्धशतक। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। जस्टिस सूर्यकांत ने आज भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। जस्टिस सूर्यकांत ने जस्टिस बीआर गवई का स्थान लिया है, जो कल अपने पद से सेवानिवृत्त हुए। शपथ ग्रहण समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। 1962 में हरियाणा के हिसार में जन्मे जस्टिस सूर्यकांत ने 1984 में हिसार की जिला अदालत से वकालत शुरू की। वे संवैधानिक, सेवा और सिविल मामलों के विशेषज्ञ हैं। उन्होंने कई विश्वविद्यालयों, बोर्ड्स, निगमों, बैंकों और हाई कोर्ट का भी प्रतिनिधित्व किया। साल 2000 में वे हरियाणा के सबसे कम उम्र के एडवोकेट जनरल बने। 2004 में उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का स्थायी जज बनाया गया। 2018 में वे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और मई 2019 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस सूर्यकांत लगभग 15 महीने तक कार्य करेंगे। तो जस्टिस सूर्यकांत ने 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ले ली है आज। और जस्टिस सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने का होगा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति से पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में जज के तौर पर वे अपनी सेवाएं दे चुके हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने सोमवार को देश के 53वें प्रधान न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सूर्यकांत को शपथ दिलाई। राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में हुए शपथ समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी, कई कैबिनेट मंत्री व तमाम गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस दौरान कई देशों के न्यायाधीश भी इस पल के गवाह बने। भारत के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति सूर्यकांत का कार्यकाल लगभग 15 महीने होगा और वह 9 फरवरी 2027 तक सीजीआई के पद पर बने रहेंगे। हरियाणा के एक मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आने वाले जस्टिस कांत का करियर कई उपलब्धियों से भरा रहा है। साल 2008 में सिर्फ 38 साल की उम्र में वह हरियाणा के सबसे युवा एडवोकेट जनरल बने। ये पहला मौका है जब हरियाणा से कोई जज सीजीआई के पद तक पहुंचा है। उच्च न्यायपालिका में जस्टिस कांत का सफर साल 2004 में पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से शुरू हुआ, जहां उन्हें जज के तौर पर नियुक्त किया गया। वह 2018 तक पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के जज रहे। 2018 में उन्हें हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया।
2019 में उन्हें पदोन्नत कर देश की सर्वोच्च अदालत में न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया। सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल में जस्टिस सूर्यकांत ने कई अहम मामलों की सुनवाई की। राष्ट्रपति व राज्यपाल के लिए विधेयकों पर फैसले के लिए समय सीमा तय करने के खिलाफ फैसला देने वाली बेंच का वह हिस्सा रहे। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म करने के फैसले को सही ठहराने वाली बेंच का भी हिस्सा रहे। उन्होंने आईपीसी की धारा 124A यानी राजद्रोह के तहत नई एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाई। बिहार में एसआईआर के खिलाफ याचिकाओं पर भी उन्होंने सुनवाई की। सेना में पुरुष अधिकारियों की तरह महिला अफसरों को भी स्थायी कमीशन का आदेश दिया। इसके अलावा वह 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दायर याचिकाओं पर भी सुनवाई कर चुके हैं। विकास सारथी, डीडी न्यूज, दिल्ली। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश सीमा पर इन दिनों असामान्य हलचल दर्ज हो रही है। कारण कि एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण की संभावित कार्रवाई की चर्चा के बीच बड़ी संख्या में अवैध बांग्लादेशी प्रवासी राज्य से पलायन कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल और स्थानीय पुलिस के अनुसार पिछले 2 हफ्तों में हजारों लोग सीमा पार कर चुके हैं, जबकि कई गांव लगभग खाली हो गए हैं। बीएसएफ अधिकारियों के मुताबिक केवल मालदा सेक्टर में ही 8,000 से 9,000 लोगों के पार जाने का अनुमान है। स्थानीय प्रशासन का कहना है कि 2 हफ्तों में कुल करीब 26,000 प्रवासी राज्य से गायब हुए हैं, जिनमें से अधिकांश बांग्लादेश लौट चुके हैं। सबसे अधिक गतिविधि हकीमपुर पोस्ट, चपईन नवाबगंज, मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना के इलाकों में देखी गई है। अधिकारियों का कहना है कि ना तो कोई औपचारिक डिपोर्टेशन आदेश जारी हुआ, ना ही राज्य में किसी बड़े पैमाने की कार्रवाई की गई। लेकिन एसआईआर की चर्चा फैलने के बाद प्रवासी स्वयं ही सीमा पार जा रहे हैं। सीमावर्ती जिलों के कई स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति अचानक गिर गई है। वहीं स्थानीय दुकानों और बाजारों में ग्राहकों और मजदूरों की संख्या में भी तेजी से कमी आई है। सीमा से लौटते हुए कई प्रवासियों ने स्थानीय मीडिया को बताया कि उनके पास वैध पहचान पत्र नहीं है। कुछ ने कहा उनके दस्तावेज नकली हैं और एसआईआर प्रक्रिया के दौरान पकड़ में आने का डर है। तो पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के बीच राजधानी कोलकाता के सॉल्ट लेक इलाके में सड़क किनारे आधार कार्ड मिलने से हड़कंप मच गया है। स्थानीय लोगों ने 6 आधार कार्ड एक कूड़ेदान के पास देखकर पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने आधार कार्ड जब्त कर लिए। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जब्त किए गए आधार कार्डों पर महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पते दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चल रही तनातनी के बीच संदेशखाली में तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक लेवल एजेंट बीएलए जमीरुल इस्लाम मोल्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है। जमीरुल पर एक ब्लॉक लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। अधिकारियों के अनुसार जमीरुल इस्लाम मोल्ला ने बीएलओ दीपक महतो को फोन पर धमकी दी थी कि यदि उनके 97 वर्षीय चाचा का नाम वोटर लिस्ट से हटाया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। महतो ने बताया कि चाचा का नाम 2002 की वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं था, इसीलिए 2025 के लिए एसआईआर फॉर्म नियमों के अनुसार भरना आवश्यक है। धमकी का ऑडियो भी वायरल हुआ। गिरफ्तार जमीरुल इस्लाम मोल्ला स्थानीय टीएमसी नेता और बीएलए भी है और इसका राशन स्कैम में जेल में बंद शाहजहां शेख से करीबी कनेक्शन है। इस घटना की जानकारी बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा भी की है। तो ये तमाम वो घटनाएं हैं जिसके कारण एसआईआर की प्रक्रिया को बाधित करने का आरोप भी ममता बनर्जी पर लग रहा है। और चर्चा के लिए सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता सीधे कोलकाता से हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि सौरभ अगर हम देखें तो ये जो घटनाएं सामने आ रही हैं, एक और सीमावर्ती गांवों का खाली हो जाना, दूसरी ओर बीएलओ को लेकर धमकी देना और बड़ी बात टीएमसी ही इन तमाम घटनाओं के बीच सवालों के घेरे में आ रही है, क्योंकि टीएमसी और ममता बनर्जी की ही तो मंशा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या ये कहना सही होगा कि ये जो धमकी वाला वीडियो वायरल हुआ है, ऐसे में बीएलओ को लेकर एक फेक नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रही हैं ममता बनर्जी? ममता देखिए, ये जो पूरी घटनाएं हैं, ये जो जगह है, ये जगह बंगाल के पॉलिटिक्स के तहत
काफी महत्वपूर्ण है। ये जगह है संदेश खाली। ये जगह है 2024 के जब इलेक्शन के वक्त संदेश खाली की जो घटनाएं सामने आई थी कि कैसे वहां पे एक के बाद एक जमीन तृणमूल के जो लोग हैं वो लोग आदिवासियों से हड़प ले रहे थे। और ये पूरे जो स्कीम था, जो लैंड स्कैम का जो पूरा स्कीम था, उसका मास्टरमाइंड थे शेख शाहजहां, जो अभी जेल में है। ये शेख शाहजहां का ये जो बीएलओ को जिन्होंने धमकाया है, दीपक महतो को जिन्होंने धमकाया है, जमीरुल इस्लाम मोल्ला, ये शेख शाहजहां के ही क्लोज एडी है, ऐसा वहां का इलाके का कहना है कि वो शाहजहां का आदमी है। तो आप समझिए कि शेख शाहजहां को लेके क्यों 2024 में संदेश खाली में इतना खौफ का माहौल था, क्यों एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो जांच करने गए थे उनको भी छोड़ा नहीं गया था, उनको लहूलुहान कर दिया था। और उसके चलते आज जब देख रहा है कि जब एसआईआर को लेके क्यों बीएलओ कह रहे थे कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, सीआईएसएफ चाहिए, 12 राज्यों में एसआईआर चल रहा है। आपने कहीं सुना है कि कहीं पे बीएलओ बोल रहे हैं कि हमारे सिक्योरिटी के लिए सीआईएसएफ चाहिए, सीआरपीएफ चाहिए? एकमात्र बंगाल जहां पे बीएलओ ने निर्वाचन कमीशन के पास, चुनाव आयोग के पास ये मांग किया था, ये याचिका डाली थी कि आप हमारे सिक्योरिटी के बाद देखिए, सिक्योरिटी के जो इशू है उसको देखिए। और अब जाके ये घटना सामने आई है। ऐसा एक जमीरुल इस्लाम मुल्ला नहीं है, ये जो पूरे जो बेल्ट है, जो नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना का जो बेल्ट है और पूरे राज्य में जहां पे सुरेंद्र का दबदबा है, वहां सभी पे कहीं ना कहीं से ये सारे कंप्लेंट्स आ रही है तो उनको डराया जा रहा है, उनको धमकाया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि जैसा है वैसा रहने दो, आप कोऑपरेट करो। लेकिन बीएलओ को तो उस याचिका में, इन्यूमरेशन फॉर्म में, गणना प्रपत्र में उनको तो जो भी डिटेल्स दिया गया है उनको डिक्लेरेशन देना पड़ रहा है। हर एक इंफॉर्मेशन के लिए वो जिम्मेदार है। उनको ये कहना पड़ रहा है कि ये मेरे पूरे होशो हवास में ये सब फॉर्म में डिजिटलाइज कर रहा हूँ, ये सब फॉर्म में दे रहा हूँ कमीशन को। सौरभ, ये जो तमाम घटना सामने आई है जिसके बाद ये स्पष्ट हो रहा है कि टीएमसी एसआईआर की प्रक्रिया को पूरी तरह बाधित करना चाहती है। ये भी जानते हैं हम कि कैसे बीएलओस पर जो प्रेशर है इसके पीछे भी टीएमसी ही जिम्मेदार है, क्योंकि डेटा ऑपरेटर्स को लेकर, डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को 1000 को यहां नियुक्त किया जाना था पश्चिम बंगाल में, लेकिन ममता बनर्जी ने नहीं होने दिया। अब जो बैठक की भी बात हो रही है कि आज एसआईआर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री बैठक भी करने जा रही है, क्या कुछ जानकारी उसके संदर्भ में? देखिए, जो एसआईआर को लेकर जो जानकारी है, जो एक तरफ टीएमसी का ये जो नैरेटिव है, जो बीएलओ के ऊपर दबाव है, निर्वाचन चुनाव आयोग का ये कहना है कि जैसे बिहार में था 1000 डेटा एंट्री ऑपरेटर्स बिहार सरकार ने दिया था जब वहां पे एसआईआर हुआ था, लेकिन बंगाल में वो टेंडर करके वो फाइल नवान्न में अर्थात राज्य के जो सचिवालय है वहां पे भेजा गया था, लेकिन अब तक उस पर मंजूरी नहीं आई है। उल्टे तरफ से जो किया जा रहा है कई कई जगह पे, जो लोग अस्थायी कर्मी है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है, गवर्नमेंट ऑफिस में रहते हैं लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ में, ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को लेके जो प्रतिपक्ष है, जो विरोधी एक दल है, उनका कहना है कि ये सारे लोग असल में टीएमसी के अपॉइंटेड लोग हैं, उनके कार्यकर्ता है जो अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में ऐसे कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ के जरिए ये काम कर रहे हैं। अगर ये लोग डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम करेंगे, अगर ये लोग बीएलओ के असिस्टेंट के हिसाब से काम करेंगे, तो आखिर में वो टीएमसी के हित में काम करेंगे। तो इसको लेकर चुनाव आयोग ने एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, जिसके उन्होंने साफ तहत से कह दिया है कि कोई भी कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, कोई भी अस्थायी स्टाफ जो परमानेंट स्टाफ नहीं है, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर के काम में नियुक्त नहीं होंगे। इस संदर्भ में नोटिस जारी किया है निर्वाचन कमीशन ने। तो चुनाव आयोग हर स्टेप में ये निश्चित करना चाहती है कि पूरा जो प्रोसेस हो उसमें कहीं भी निरपेक्षता कटघरे में ना आ जाए, निरपेक्षता को लेकर कहीं कोई सवाल ना आए। इसी तरफ से टीएमसी की तरफ से जो बीएलओ जो बीमार हो रहे हैं, जो जिनकी मौत हो रही है, उनको लेके कहना है कि ये सब एसआईआर पे चलते हुए हो रहा है। लेकिन उल्टे तरफ चुनाव आयोग ने एक वीडियो भी सामने लाया है जिसमें देखा गया जा रहा है कि
एक VLO है जो रानाघाट उत्तर पूर्व कंस्टिट्यूएंसी नदिया डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उन्होंने 17 दिन में ही अपना काम बिल्कुल कंप्लीट कर लिया। एक उदाहरण भी सामने रखा है उन्होंने, और इसीलिए चुनाव आयोग ने वीडियो सबके सामने वो लेकर भी आए हैं कि BLOs अपना काम सही तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये राज्य सरकार है जो इसमें बाधा डालती नजर आ रही है। तमाम बातें जो सामने आ रही हैं कि आधार कार्ड भी पड़े हुए मिले हैं, वो अवैध है कि नहीं है, तमाम जांच अभी हो रही है, लेकिन इन सब घटनाओं के मद्देनजर TMC के नेताओं की ओर से क्या कहना है, वो किस तरीके से अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं? देखिए, TMC का जो कहना है, उनका जो सुप्रीम लीडर है ममता बनर्जी, जो यहाँ के इस राज्य के CM भी हैं, उन्होंने जो लाइन तय कर दिया है, उसी लाइन में TMC के जो सारे कार्यकर्ता है वो लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहाँ पे शनिवार को वो कमीशन के ऑफिस में आए थे, वहां पे भी उन्होंने एक डेपुटेशन दिया है, और उनका एक ही कहना है कि कमीशन बीजेपी के हित में काम कर रही है, वो निरपेक्ष नहीं है। VLOs को दबाव डाला जा रहा है, VLOs के ऊपर दबाव आ रहा है, और पूरा जो SR जो प्रोसेस है वो प्रोसेस जल्दी में हो रहा है। तो जो ममता बनर्जी का कहना है वही TMC के छोटे बड़े मछली सभी नेताओं का वही कहना है। जी, तो यानी ऐसा है कि प्रक्रिया पर ही सवाल उठाते नजर आ रहे हैं TMC और उनके तमाम नेता, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया बिहार में सफलतापूर्वक संभव हो पाई है, उसके मद्देनजर TMC के सवाल अब खुद स्वयं TMC ही सवालों के घेरे में फिलहाल। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ दत्ता हमारे साथ कोलकाता से जुड़ने के लिए। और मिड डे प्राइम में यहाँ वक्त चला एक ब्रेक का, देखते रहें DD न्यूज। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. भारत की समुद्री सुरक्षा और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को आज बड़ा बल मिला है। आज नौसेना के बेड़े में INS माहे शामिल हो गया। ये माहे श्रेणी की पहली एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट है। मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में हुए समारोह में थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी शामिल हुए। ये पहली बार है कि नौसेना में शामिल होने वाले जहाज के कार्यक्रम में थल सेना प्रमुख स्वयं शामिल हुए। INS माहे ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जोड़ दिया है। आकर्षक, तेज और आधुनिक सेंसरों से लैस INS माहे आज आधिकारिक तौर पर भारतीय नौसेना का हिस्सा बन गया। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में तैयार ये जहाज माहे क्लास का पहला जहाज है, यानी उथले पानी में काम करने वाले भारत के नए पीढ़ी का एंटी सबमरीन जहाज 80% से ज्यादा स्वदेशी सामग्री से बना है। तटीय इलाकों और उथले समुद्री क्षेत्रों में ऑपरेशन के लिए तैयार माहे में स्टेल्थ, स्पीड और हाईटेक सबमरीन रोधी क्षमता का जबरदस्त संयोजन है। ये भारत की समुद्री सीमा की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। इस मौके पर थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि सशस्त्र बलों की ताकत तालमेल में निहित है। Today I am reminded that the strength of armed forces lies in synergy. The sea, land and the skies form a single continuum of national security. And together the Army, Navy and Air Force form the trinity of India's strategic strength. In this age of multi-domain operations, our ability to act in concert from the depths of ocean to the highest frontier will determine the security and influence of our republic. We are an operation line in every domain, from Ladakh to the Indian Ocean, from information warfare to joint logistics. Op Sindoor was an apt example towards that synergy.
The Indian Army too has launched a series of initiatives under overall umbrella of a decade of transformation in which jointness and integration is an important pillar. इस जहाज की असली ताकत है इसका अत्याधुनिक सोनार सिस्टम, जो कि समुद्र के भीतर नौसेना की आंख और कान का काम करेगा। इस सबमरीन की खासियत है कि उथले पानी की मुश्किल परिस्थितियों में पानी में छिपे किसी भी खतरे को बहुत सटीकता से पकड़ सकता है। अब माहे एक्शन के लिए तैयार है। जहाज में लगे IRL एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर 2 ट्रिपल लाइट वेट टॉर्पीडो लॉन्चर से एक बार में 6 टॉर्पीडो दागे जा सकते हैं और जरूरत पड़ने पर समुद्र में एंटी सबमरीन माइंस बिछाने की क्षमता से लैस है। इतना ही नहीं, जहाज पर लगा रैपिड फायर नेवल सरफेस गन इसे तेज नावों, ड्रोन और हवा से आने वाले खतरों से निपटने में भी मजबूती देता है। हमारा जहाज है वो बहुत कैपेबल है, वो हम डिटेक्ट कर सकते हैं तटीय एरिया में एंड सबमरीन को सीक कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं उसी एरिया पे। जहाज के बाद अगले 7 जहाज और आने वाले हैं जो पूरे वेस्टर्न सी बोर्ड पर रहेंगे और एक लाइन ऑफ डिफेंस जनरेट करेंगे अगेंस्ट द सबमरीन हु आर लर्किंग नियर टू आवर वाटर्स। ये जहाज प्राइमरी लोअर इनका एज टू सैलो वाटर ऑपरेशंस है। ये जहाज स्पीड के लिए बनी है। इसके जहाज के जो फीचर्स हैं वो स्टेल्थ हैं एंड जो इनका मैन्युवरिटी है बहुत हाई है, जो बहुत ही ज्यादा रिक्वायर्ड है फॉर एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए। 80% से ज्यादा स्वदेशी उपकरणों से बना INS माहे भारत की बढ़ती जहाज निर्माण क्षमता का मजबूत प्रमाण है। इस जहाज का नाम ऐतिहासिक तटीय शहर माहे के नाम पर रखा गया है। इसके क्रेस्ट में उरुमी यानी कलारीपयट्टू की लचीली तलवार का निशान है, जो फुर्ती, सटीकता और घातक क्षमता का प्रतीक है। शिशिर सेलार की रिपोर्ट, TD न्यूज, मुंबई। तो INS माहे जो भारत की न केवल समुद्री ताकत को बढ़ा रहा है बल्कि आत्मनिर्भर भारत के लिए भी एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। कैसे ये बन रहा है समंदर में दुश्मन का काल, आइए आपको बताते हैं कि आखिर ये INS माहे है क्या। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इससे जुड़े हुए, क्योंकि ये INS माहे है जो नौसेना का स्वदेशी युद्धपोत है। अभी तक अपने स्वदेशी युद्धपोत को बनाने की दिशा में भारत लगातार काम करता रहा है और ये ऐसा युद्धपोत है जो जहाज निर्माण में, नौसेना के लिए जो जहाज निर्माण है, युद्धपोत का निर्माण है, उसमें भारत का जो आत्मनिर्भर भारत का जो प्रतीक है ये उसी को प्रस्तुत करता है। दरअसल माहे जो श्रेणी है इसमें 8 ऐसे युद्धपोत बनने हैं। ये पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। ये शैलो वाटर वॉरफेयर इसको कहा जा सकता है। शैलो वाटर क्राफ्ट इस वजह से कि बहुत जो कम गहरा पानी होता है ये वहां पर काम करता नजर आता है। सो दिस इज एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट, जो इसकी विशेषता भी है जिसके बारे में आगे भी आपको बताएंगे। लेकिन ये साइलेंट हंटर कहलाता है, यानी बिना आवाज किए दुश्मन की पनडुब्बियों को निशाना, उनको शिकार बना सकता है ये INS माहे। और इसीलिए कह रहे हैं ये समंदर में दुश्मन का काल है, क्योंकि ये बहुत तेज है और बहुत क्विक रिफ्लेक्स के साथ ये काम कर सकता है और तेजी के साथ दुश्मन को अटैक कर सकता है सबमरीन को पहचान कर। लेकिन तमाम अन्य भी इसके ऑपरेशन है जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे। लेकिन ये स्वदेशी इसीलिए कहलाता है क्योंकि 80% सामग्री जो इसमें लगी है वो स्वदेशी सामग्री है और इसीलिए हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश में स्वदेश निर्मित युद्धपोत है ये, क्योंकि यहाँ स्वदेशी डिजाइन, निर्माण और एकीकरण, ये तमाम चीजें हैं जो देश में ही की गई हैं और इसीलिए स्वदेशी युद्धपोत आता है। जैसा मैंने कहा, ऐसे 8 युद्धपोत हैं जिन्हें सेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा, जिनमें से पहला युद्धपोत अब हमारे सामने है एंटी सबमरीन युद्धपोत जो INS माहे है। सवाल ये भी होगा कि ये INS माहे दरअसल ये फिर इसकी विशेषताएं क्या है, हम क्यों इसको लेकर इतनी बात कर रहे हैं। इसीलिए इतनी बात की जा रही क्योंकि ये अत्याधुनिक सोनार सिस्टम से लैस है। आपके सामने हम बता ही रहे हैं सोनार, जिससे आवाज के कैसे आवाज को सुना जा सकता है समुद्र में, सोनार साउंड वाइब्रेशंस के माध्यम से। यही वो सिस्टम है जो यहाँ पर बहुत उच्च श्रेणी का लगा हुआ है। मल्टी रोल क्षमता इसकी विशेषता है क्योंकि कई तरह के मिशंस को एक साथ हैंडल कर सकता है और खासकर जब हम कम गहरे पानी की बात करते हैं तो तटीय क्षेत्र में कई ऑपरेशंस होते हैं
जिनमें ये एक्टिव हो सकता है, जिनमें एंटी सबमरीन ऑपरेशन तो हम जानते ही हैं जो इसका सबसे बड़ा एक फंक्शन रहेगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, काम है, मिशन है जो कर सकता है। जैसे तटीय सुरक्षा की निगरानी, हमारा बहुत बड़ा तटीय क्षेत्र है जिसकी निगरानी और सुरक्षा भी ये साथ साथ कर सकता है। न केवल सबमरीन्स बल्कि निगरानी के तौर पर भी ये एंटी सबमरीन के अलावा ये फंक्शन भी करता है। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी ये आगे बढ़कर काम कर सकता है। ये तमाम वो फंक्शंस हैं जो हम आपको बता रहे हैं कि जिनमें ये काम कर सकता है। अभी इसको मल्टी रोल क्षमताओं वाला आईएनएस पोत माना जा रहा है। माइन बिछाना, माइन को निष्क्रिय करना, ये भी तटीय क्षेत्रों में ये काम भी है जो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, वो करने में भी ये दक्ष है। कम गहरे पानी में एंटी सबमरीन वॉरफेयर, क्योंकि हम जानते हैं कि अधिकतर हमने ये सुना है कि सबमरीन्स, एंटी सबमरीन्स जो है वो बहुत गहरे सी वाटर में काम करते हैं, ओशंस में जाकर, लेकिन ये कम गहरे पानी में सीमाओं के करीब अगर कोई सबमरीन है तो उसको भी निशाना बना सकता है। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ये बहुत फुर्तीला है और ये साइलेंट है, और यही वो फैक्टर्स हैं जो इसकी ताकत है। लेकिन इसकी ताकत में कुछ और पहलू भी हैं जो जुड़े हुए हैं। इसके पास बहुत स्ट्रॉन्ग फायर पावर भी है, स्टेल्थ मतलब नजर में नहीं आएगा, और मोबिलिटी ऑफ कोर्स बहुत फुर्तीला है ये। तो ये तमाम वो क्षमताएं हैं जो इस आईएनएस माहे को बहुत बहुत विशेष बना देती हैं। 78 मीटर लंबा है ये, और डीजल इंजन वाटर जेट कॉम्बिनेशन ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा भारतीय नौसेना का युद्धपोत है जो इस डीजल इंजन वाटर जेट कॉम्बिनेशन को यूज कर रहा है। तो इस टेक्नोलॉजी के लिहाज से अगर हम देखें तो हम पाते हैं कि ये बहुत सही है। वहीं अगर हम नाम की भी बात करें तो बताएं कि ये नाम माहे क्यों रखा गया है, क्योंकि मालाबार तट पर ही ये एक ऐतिहासिक तटीय शहर है माहे, जो दरअसल पुदुचेरी का ही एक जिला शहर है, और इसी शहर के नाम पर इसका ये नाम दिया गया है। पुदुचेरी का एक शहर है ये। भारत की जो समुद्री परंपराएं हैं, भारत की जो तटीय भावना है, उसका एक प्रतीक प्रस्तुत करता है ये माहे, आईएनएस माहे, और इसीलिए इसका नाम माहे रखा गया है इसी शहर के आधार पर। दरअसल कोच्चि में जो हम कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड को जानते ही हैं, जहां पर ये तमाम शिप्स बनाई जाती हैं, उसी के द्वारा निर्मित है ये आईएनएस माहे भी। तो लगातार नई तकनीकों का समावेश करते हुए कोच्चि शिपयार्ड लगातार हमारे सामने इस तरह के युद्धपोत बना रहा है। आदर्श वाक्य है साइलेंट हंटर, तो बिल्कुल चुपचाप ये काम करता है और बिना आवाज किए दुश्मन के पनडुब्बियों को निशाना बना सकता है और तटीय सुरक्षा भी ये कर सकता है। तो स्वदेशी उथले पानी के जो लड़ाकू विमानों की एक नई पीढ़ी है, उनके पहला पोत है ये, और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि तकनीकी दक्षता के लिहाज से बात करें तो भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि है आईएनएस माहे का आज नौसेना में शामिल हो जाना। ये चतुर है, ये तेज है, और ये जो दृढ़ भारतीय संकल्प है उसका भी एक प्रतीक है ये आईएनएस माहे, जिसका आज पूरा देश स्वागत कर रहा है। लेकिन क्या कुछ विशेषता है इस आईएनएस माहे की? जो हमने विशेषताएं गिनाई हैं, ये भारत के लिहाज से बात करें तो क्यों महत्वपूर्ण है? चर्चा के लिए इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कमोडोर अनिल जय सिंह, रिटायर्ड वाइस प्रेसिडेंट इंडियन मैरीटाइम फाउंडेशन। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और सबसे पहले यही समझना चाहेंगे, क्योंकि हमने तमाम विशेषताएं गिना दी हैं, लेकिन मौजूदा सामुद्रिक सुरक्षा चुनौतियों के बीच आईएनएस माहे का इंडियन नेवी का हिस्सा बनना क्या मायने रखता है? नमस्कार, और मुझे आपके प्रोग्राम पे आने के लिए धन्यवाद। देखिए, माहे एक बहुत शक्तिशाली एडिशन है हमारा जो नौसैनिक बेड़ा है उसमें, और ऐसे आपने कहा 8 जहाज बन रहे हैं। ये 8 बन रहे हैं कोचिन शिपयार्ड में, और ऐसे ही 8 जहाज बन रहे हैं गार्डन रीच कलकत्ता में। तो कुल हमारे पास ऐसे जहाज अगले 2-3 साल में 16 जहाज होंगे। तो ये जो तादाद है 16 की जो संख्या है, ये हमारी जो एंटी सबमरीन जो हमारी काबिलियत है पनडुब्बी विरोधी, उसको बहुत ही ज्यादा शक्ति मिलेगी इनके आने से। हमारे 3 तरफ से हमारा देश समुद्र से घिरा हुआ है, तो हमारा जो तट है वो 11,000 किलोमीटर का है। हमारी जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा है। इस सब की अगर हमको रक्षा करनी है तो हमको एक बहुत ही शक्तिशाली और काबिल नौसैनिक हिस्सा चाहिए जो शैलो वाटर में, उथले जल में जो निगरानी कर सके और कोई भी दुश्मन की पनडुब्बी या जहाज वहां आने से उसको रोक सके। हमारे जो 2 प्रतिद्वंदी हैं पाकिस्तान और चीन, हम जानते हैं कि वो आजकल अपने पनडुब्बी बेड़े पे बहुत जोर दे रहे हैं। पाकिस्तान जिनके पास 3 पनडुब्बी थी कुछ साल पहले तक, अब उनको चीन से 8 पनडुब्बी, नई पनडुब्बी, आधुनिक पनडुब्बियां मिल रही हैं। तो पाकिस्तान जैसे देश के पास जब 11 पनडुब्बी होंगी तो
जाहिर है कि दबाव भारत पे ही डालेंगे और तो इनका कोई ऐसा जानी दुश्मन नहीं है जिसकी तरफ ये आक्रमण करने की कोई भी वो उम्मीद रखते हैं। तो एक बार इनके पास इतनी पनडुब्बियां आ गई तो ये कोशिश ये करेंगे कि शैलो वाटर में, उतले जल में, कम पानी में, जहाँ गहराई कम है, वहां पे अपनी पनडुब्बियों को लाएं और ऐसा डिप्लॉय करें हमारे जो नौसैनिक बंदरगाह हैं उनके बाहर, कि हमारी जो जहाजों का आना जाना ये कठिन हो जाएगा। हमारे जहाजों का बंदरगाह में आना, अंदर आना और फिर बाहर समुद्र में जाने को की मुश्किल होगी, क्योंकि ये कम गहरे पानी में पनडुब्बियां चुपचाप बैठी रहेंगी और जब जहाज बाहर निकलेंगे तो उनके ऊपर आक्रमण करेंगी। अंडर वाटर खाली एक साउंड होती है जिससे प्रोपोगेट होता है सब कुछ, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हर एक जहाज या पनडुब्बी पे जो सोनार होना चाहिए वो बहुत ही आधुनिक होना चाहिए और जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं अंडर वाटर साउंड में वो उनमें शामिल होनी चाहिए। इस जहाज में जो 2 किस्म के सोनार लगेंगे, एक है हल माउंटेड सोनार, जो आप ये तस्वीर जो देख रहे हैं इसमें आगे के हिस्से में होता है, तो आगे जो कुछ भी होगा उसको वो डिटेक्ट कर सकता है और उसके बाद एक बार एक पनडुब्बी डिटेक्ट करेगा, फिर उस पनडुब्बी को ये जहाज ट्रैक करेगा और जब वो इसके हथियारों के रेंज में आएगी तो उसके ऊपर हमला करेगा। इनके पास टॉर्पीडो हैं, इनके पास एंटी सबमरीन रॉकेट हैं और पीछे की तरफ एक टोड एरे सोनार है। टोड एरे सोनार होता है जिसमें जो सोनार का जो एंटीना होता है, जो एरियल होता है, वो 200 मीटर तक पीछे टो हो सकता है। इसका मतलब जो जहाज की अपनी आवाज है वो उस सोनार को डिस्टर्ब नहीं करती है, और क्योंकि ये जो टोड एरे का जो एरियल होता है ये बहुत लंबा होता है तो उतनी ज्यादा एरिया कवर कर सकता है ये डिटेक्शन के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी काबिलियत है जो इस जहाज में होगी और ये बड़ा ही बहुत ही, अगर आप देखें, आधुनिक डिजाइन है, क्योंकि इतने छोटे जहाज में जो कुल 1100 टन की जिसकी डिस्प्लेसमेंट है उसमें हल माउंटेड सोनार भी है, टोड एरे सोनार भी है, लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो भी हैं, एंटी सबमरीन वॉरफेयर रॉकेट भी हैं, एक गन भी है क्योंकि उसको अपनी सुरक्षा भी करनी है जब ये दुश्मन के पानी के पास होगा। तो ये सब काबिलियत एक जहाज में लाना, और वो भी इतने छोटे जहाज में जो कुल 1100 टन की डिस्प्लेसमेंट है जिसकी, और क्यों 1100 टन है खाली और क्यों हल्का है, क्योंकि इसको कम गहराई के पानी में ऑपरेट करना, इसका मतलब इसका जो हिस्सा पानी के नीचे है वो उतना कम होना चाहिए कि दुश्मन की पनडुब्बी उसको डिटेक्ट नहीं कर पाए। तो ये सब एक जहाज में फिट करना और फिर भी इसके वजन को इतना कम रखना और इसकी डिस्प्लेसमेंट को इतना कम रखना 1100 टन, ये मेरे ख्याल से हमारा जो वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो है, हम ये मान सकते हैं कमोडोर साहब की तकनीकी रूप से अगर हम देखें, आत्मनिर्भर काबिलियत है जहाज को डिजाइन करने की, उसकी तरफ ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है। तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से हम देखें तो आधुनिकतम टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग करते हुए इसमें नजर आ रहे हैं। हमने लगातार ये बात कर रहे हैं कि शैलो वाटर युद्धपोत है ये। आपने बहुत अच्छे से बताया कि तट के पास जो चुनौतियां हैं उनको पार पाने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम इसको मल्टी रोल क्षमताओं वाला युद्धपोत भी बोल रहे हैं। तो जो तमाम अन्य मिशंस हैं, किन मायनों में इसी एंटी मरीन युद्धपोत का तमाम अन्य मिशंस में भी प्रयोग किया जाना हमारी क्षमता को बढ़ाता है? जी हाँ, बिल्कुल। तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर जो है, पनडुब्बी रोधी जो इसकी काबिलियत है, वो इसका मेन मिशन है, मेन रोल। पर इसका ये मतलब नहीं कि खाली उसमें इस्तेमाल होगा। जैसे मैंने कहा, इसमें गन भी लगी हुई है। गन है अपने सेल्फ डिफेंस के लिए, और अगर कोई दुश्मन का जहाज आए और उस एरिया में ऑपरेट कर रहा है तो उसके ऊपर भी हमला कर सकता है ये जहाज। ये नहीं कि खाली पनडुब्बी के खिलाफ ही ऑपरेट कर सकता है। फिर आपने ये भी कहा था शुरू में कि इसमें माइन बिछाने की काबिलियत है। शैलो वाटर में माइन बिछाना एक बहुत जरूरी काबिलियत होती है, क्योंकि आप शैलो वाटर में एक अपने दुश्मन का जो तट है उसके अगर आप उसकी लंबाई में अगर आप माइन लगाएं तो उनकी जहाजों को अंदर बाहर आना उतना ही मुश्किल होएगा, और इसके लिए आपको ऐसा जहाज चाहिए जो शैलो वाटर में ऑपरेट कर सके। तो वो एक और काबिलियत है इस जहाज में जो इसको बहुत, इसकी शक्ति को बढ़ा देता है। फिर नॉर्मल जो हम तट के पास जो दुश्मन की रिकॉनेसेंस करते हैं कि कौन से जहाज आ रहे हैं, कौन से जा रहे हैं, क्या हो रहा है, हवाई जहाज कितने आए हैं, क्या उसका कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस है, किस तरीके से उनका डिप्लॉयमेंट हो रहा है जहाजों का, उस किस्म की जिसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, ISR। क्योंकि ये जहाज शैलो वाटर में ऑपरेट कर सकता है तो उतनी ही दुश्मन के तट के पास जा सकता है और वहां पे निगरानी और तगड़ी कर सकता है। एक वो, और दूसरा उनके जहाज जो हमारी तरफ आए उनकी निगरानी कर सकता है। मतलब हम अगर इसको अपने
तट से 10 मील या 12 मील पे डिप्लॉय करें, क्योंकि इसका जो ड्राफ्ट, जिसको हम ड्राफ्ट कहते हैं, जो हिस्सा पानी के नीचे होता है उसको ड्राफ्ट कहते हैं, वो बहुत कम है, 3 मीटर से कम है। तो ये न सिर्फ दुश्मन की को आने से रोक सकता है, पर हमारी जो खुद की जो काबिलियत है उसको बढ़ा देता है, क्योंकि हमारे जहाजों को भी ये बताएगा कि भाई यहाँ पे दुश्मन है या नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं, आप यहाँ से आ सकते हैं। तो उसको उस नजराने से अगर देखा जाए, उस पूरी कैपेबिलिटी देखी जाए, तो ये असल में एक बहुत ही शक्तिशाली मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल शिप है, एंटी सबमरीन वॉरफेयर इसका प्राइमरी रोल है। जी कॉमोडोर साहब, आपने बहुत विस्तृत और बेहतरीन तरीके से हमारे सामने एक्सप्लेन किया है कि क्या महत्ता है आईएनएस माहे की और कैसे ये हमारी नौसेना की क्षमताओं में और ज्यादा बढ़ोतरी करेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहें मिड डे प्राइम। कौन है जो जोड़े देश को? विकसित भारत का विकसित भारत। क्या आपको है आकर्षक बचत विकल्पों की तलाश? LIC प्रस्तुत करता है नव जीवन श्री सिंगल प्रीमियम प्लान। एक मुश्त प्रीमियम राशि जमा करें, जीवन बीमा कवर का आनंद उठाएं, परिपक्वता पर गारंटीकृत निश्चित राशि प्राप्त करें, तरलता विकल्प भी उपलब्ध। अभी खरीदें। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक छूट, नियम और शर्तें लागू। और ब्रेक के बाद बात कर्नाटक की। कर्नाटक कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर खींचतान अब खुली बगावत में बदलती दिख रही है। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के समर्थक विधायक एक के बाद एक दिल्ली रवाना हो रहे हैं, जिससे अब हाईकमान पर दबाव लगातार बढ़ रहा है। 2 बैच पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं और तीसरा बैच, जिसमें 6 से 8 विधायक शामिल होने की बात कही जा रही है, वो भी राजधानी पहुंच गए हैं। इन विधायकों का स्पष्ट संदेश है कि राज्य में सत्ता परिवर्तन किया जाए और नेतृत्व को बदला जाए। इस बढ़ते दबाव ने कांग्रेस हाईकमान की चिंताएं बढ़ा दी हैं। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे खुद हालात को संभालने में लगे हैं, लेकिन स्थिति फिलहाल नियंत्रण में नहीं दिख रही। कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बयान देकर माहौल गरमा दिया है। उन्होंने तो साफ कह दिया कि 2.5 साल का कोई फॉर्मूला नहीं है, जिससे इस पूरे विवाद को लेकर अटकलें और तेज हो गई हैं। वहीं खड़गे ने भी कहा है कि अंतिम फैसला हाईकमान ही लेगा। इधर खड़गे बेंगलुरु में ही रुके हैं। उन्होंने फिलहाल दिल्ली वापस लौटने का कार्यक्रम टाल दिया है। ये कदम इस बात का भी संकेत माना जा रहा है कि पार्टी शीर्ष नेतृत्व स्थिति को नजदीक से मॉनिटर कर रहा है, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहता। कुल मिलाकर कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की मांग अब कांग्रेस नेतृत्व के लिए सिरदर्द बन चुकी है और यदि जल्द ही समाधान नहीं निकाला गया तो ये बगावत पार्टी के भीतर बड़े राजनीतिक संकट का रूप ले सकती है। और इस बीच काशी से आए नागा साधु बेंगलुरु में कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के सदाशिव नगर स्थित आवास पर पहुंचे। नागा साधुओं ने उनसे मुलाकात कर मुख्यमंत्री बनने का आशीर्वाद दिया। तो इस वक्त हमारे साथ इस खबर पर हमारे संवाददाता ज्योति दफेदार जुड़ गई हैं बेंगलुरु से। ज्योति, सबसे बड़ी बात कि भाई नागा साधुओं ने तो आशीर्वाद दे दिया है, लेकिन पार्टी हाईकमान का आशीर्वाद नहीं मिला है, उसका इंतजार है। अभी ये जो खींचतान है, क्या दिशा लेती नजर आ रही है? ममता जी, यहाँ पे सत्ता परिवर्तन की संघर्ष के विचार में कर्नाटक कांग्रेस में दिन पर दिन इस मांग बढ़ती ही जा रही है। पिछले 3 दिनों से एआईसीसी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उनके निवास पे है, बेंगलुरु में है। उनके घर को सीएम सिद्धरामैया से लेकर कांग्रेस की विधायक मैराथन मीटिंग्स भी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये विचार को हमें गौर से देखना चाहिए, क्योंकि डिस्पाइट बीइंग एआईसीसी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे, कल वो 2 दिन से वो मीडिया से बात नहीं किए थे, लेकिन कल वो आके मीडिया से ऐसे बात की कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे एआईसीसी प्रेसिडेंट है, लेकिन कर्नाटका में जो जैसा वो सत्ता परिवर्तन की संघर्ष चल रहा है, खुद उनको सरदर्द बन चुका है। उन्होंने कहा कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। और यहाँ सीएम सिद्धरामैया मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ बात करने के बाद वो आकर कह रहे हैं कि पहले वो कह रहे थे 5 साल तक मैं ही सीएम कुर्सी पे रहूंगा, मैं ही कंटिन्यू हो जाऊंगा। लेकिन जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि हाईकमांड सब कुछ डिसीजन लेगा। लेकिन यहाँ पे यही आश्चर्य की बात, ये खुद मल्लिकार्जुन खड़गे डिसीजन नहीं ले पा रहे। और दूसरी जगह पे डीके शिव कुमार की जो कैंप है,
इस बार तो वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। जो 2.5 साल का जो एग्रीमेंट हुआ था 4 दीवारों के बीच, अभी सत्ता की संघर्ष जो परिवर्तन होना ही चाहिए। डीके शिव कुमार को एक चांस, एक मौका मिलना ही चाहिए। इसलिए अभी थर्ड बैच अभी दिल्ली जा चुके हैं, वहां पे हाईकमांड वरिष्ठों के साथ बात करने के लिए। उनका यही मांग है कि जो पहले सत्ता रूप हुआ 2023 में, उस वक्त क्या मांग हुआ था, क्या एग्रीमेंट हुआ था, उसी एग्रीमेंट के मुताबिक आपको डीके शिव कुमार को सत्ता देनी चाहिए। एक तरफ से मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कहते कि 5 साल में रहूंगा, विधायकों की सपोर्ट चाहिए, और एक बार कहते कि हाईकमांड ही डिसीजन लेगा। और दूसरी तरफ हम डीके शिव कुमार को बहुत दिनों से उनको फॉलोअप कर रहे हैं, बहुत कामली एंड कंपोज तरीके से वो बात कर रहे हैं। जहां परिश्रम होता है वहां पे फल होता है, जहां पे भक्ति होती है वहां पे भगवान होता है, ऐसे फिलोसफिकली बात कर रहे हैं। लेकिन पीछे के दरवाजे से यहाँ पे पॉलिटिकल रिसोर्स हमें मिल रही है कि इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो उनके कैंप में क्या क्या मजबूत विधायकों की सपोर्ट चाहिए, उनके साथ बात कर रहे हैं। और पिछले 2 दिनों में वो परप्पना जेल, यहाँ पे कांग्रेस के विधायक वीरेंद्र पप्पी और विनय कुलकर्णी, दोनों भी एक केस में, वीरेंद्र पप्पी और विनय कुलकर्णी दोनों में जेल में है। वहां पे जाकर भी वो बात कर आए हैं। अगर तो ऐसे में जबकि तमाम विधायकों के बीच भी खींचतान चल रही है कि कौन किसके पाले में खड़े होने को भी इस वक्त तैयार है, और कांग्रेस अध्यक्ष खुद कह रहे हैं कि मैं ये कर नहीं सकता, जो कि एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि बात सारी आलाकमान के हाथ में अब जाती नजर आ रही है। लेकिन ये जो विधायकों का आंकड़ा है, क्या ये कोई तस्वीर दिख रहा है कि कितने डीके शिव कुमार के साथ इस वक्त खड़े हैं, या कौन कितनों को अपने पाले में कर पा रहा है? इसके बारे में कंफर्म सोर्स नहीं है। एक बार ऐसा आता है कि पहले कह रहे थे कि डीके शिव कुमार के जो कैंप में 20 से या 30 लोग हैं, अभी सुनने में आ रहे हैं कि 50 लोग हैं। लेकिन इस तरीके से डीके शिव कुमार और डीके सूरी जो भाई है, वो लोग सब लोगों से मतलब रीजन वाइज मैसूरू, द वर्ल्ड मैसूरू है वो तो डीके शिव कुमार के हाथ में है, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका वो सब सीएम सिद्धरामैया के सपोर्टर्स बहुत है वहां पे। तो इसलिए रीजन वाइज डीके शिव कुमार और डीके सुरेश दोनों भी सिग्नेचर की कैंपेन ले रहे हैं। अभी तक हमें जो सोर्स इंफॉर्मेशन मिला है कि 50 लोग डीके शिव कुमार के कैंप में है, लेकिन ये कंफर्म सोर्स नहीं है। और हॉर्स ट्रेडिंग भी चल रहा है, ये भी बात सुनने में आ रहा है। एक विधायकों को 50 करोड़ या 70 करोड़ ऐसे देकर हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं। लेकिन इस बार तो डीके शिव कुमार वो फिलहाल वैसे नजर नहीं आ रहे। ऊपर से नहीं कह रहे कि सत्ता के लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ या मुझे सीएम चेयर चाहिए, लेकिन उनका जो मूव है, पॉलिटिकल मूव है, जो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। कल वो केजे जॉर्ज के साथ भी मीटिंग कर चुके हैं। केजे जॉर्ज है सीएम सिद्धरामैया की बहुत ही क्लोज एड है, उनके साथ भी डीके शिव कुमार बातचीत कर चुके हैं। और इसी के मतलब ये माहौल देखकर नजर तो आ रहा है डीके शिव कुमार इस बार तो सत्ता पाकर ही खड़े उतरेंगे। तो देखना होगा फिलहाल कि ये जो खींचतान है ये क्या रूप ले पाती है। लेकिन विडंबना ही कहेंगे इसको ज्योति की, पहले सत्ता में आने का संघर्ष करती है पार्टी, और उसके बाद जब सत्ता में आ जाते हैं तो आपसी खींचतान सत्ता पर हावी होती दिखती है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है कांग्रेस के लिए भी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़ने के लिए। और अब बात कर लेते हैं इफ्फी की, क्योंकि 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में आज क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो के 48 घंटे फिल्म मेकिंग चैलेंज की विजेता टीम की घोषणा की जाएगी। देश भर से चुनकर आए युवा फिल्मकारों ने सिर्फ 48 घंटों के अंदर ही अपनी लघु फिल्म निर्माण की पूरी प्रक्रिया संपन्न की है। ये प्रतियोगिता नए रचनात्मक प्रतिभाओं को मंच देने और उभरते फिल्म निर्माताओं को उद्योग से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। इसके साथ ही आज इंडियन पैनोरामा के गाला प्रीमियर में हिंदी फिल्म गुस्ताख इश्क प्रदर्शित की जाएगी। इस फिल्म का निर्देशन विभुपुरी ने किया है। फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता विजय वर्मा और अभिनेत्री फातिमा सना शेख मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। वहीं कन्नड़ फिल्म रुधिरवना का भी आज वर्ल्ड प्रीमियर आयोजित किया जाएगा। इस फिल्म में पावना गौड़ा, अपूर्वा, कृष्ण हब्बाले, अर्जुन काजे और बाला राजवाड़ी की प्रमुख भूमिकाएं शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म कैटेगरी में आज द विजुअल फेमिनिस्ट मैनिफेस्टो और लिटिल ट्रबल गर्ल्स का गाला प्रीमियर होगा। मास्टर क्लास के तहत राजू हिरानी फिल्म इज मेड ऑन टू टेबल्स राइटिंग एंड एडिटिंग पर अपने अनुभव साझा करेंगे, जबकि श्रीकर प्रसाद और सैकत शेखरेश्वर ने फ्रॉम माइंड टू स्क्रीन, विजन टू एक्सक्यूशन
विषय पर एडिटिंग के पहलुओं पर चर्चा करेंगे। आज के कार्यक्रम का समापन दास्तान गुरुदत्त की संगीतमय प्रस्तुति से होगा, जिसमें दास्तान टीम और राहुल रवेल शामिल होंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कई नई प्रतिभाओं के लिए भी मंच साबित हो रहा है, तो कई महत्वपूर्ण फिल्मों के जो यहाँ प्रीमियर हो रहे हैं उसके मद्देनजर ये बात मानी जा सकती है कि ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हर संस्करण के साथ और विस्तृत और व्यापक रूप ले रहा है, जिसमें हर बार कुछ नया होता ही है। लेकिन यहाँ जो मास्टर क्लासेस आयोजित की जाती हैं, देश और दुनिया के जो लोग सिनेमा से जुड़े हुए हैं और जुड़ना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये एक आकर्षक अवसर होता है, महत्वपूर्ण अवसर होता है, जब वे यहाँ आकर इन मास्टर क्लासेस का फ़ायदा उठाते हुए अपने स्किल्स को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन क्रिएटर्स की जब बात की जाती है तो भारत की ये अनुपम पहल है, जहाँ हमारे देश के युवा क्रिएटर्स को साथ जोड़ने का एक अनुपम प्रयास किया जाता है, ताकि सिनेमा सबके लिए एक दूर की कौड़ी ना रहे, बल्कि हमारे देश में जो कोने कोने पर छोटे छोटे शहरों में भी, टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में भी जो सिनेमाई क्षमता वाले युवा जुड़े हुए हैं, उनको भी अवसर मिल सके। इस वक्त हमारी संवाददाता श्यामा मिश्रा सीधे गोवा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्यामा, बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का आयोजन प्रतिदिन किया जा रहा है, लेकिन ये जो क्रिएटर्स को मंच प्रदान किया जा रहा है, इसका क्या अनुभव नजर आ रहा है? मतलब 2 दिन में एक पूरी लघु फिल्म तैयार कर देना चुनौती तो है। बिल्कुल चुनौती है, और इसी चुनौती को टेस्ट करके आप किस तरीके से वो कहते हैं ना, फ्लाइंग कलर्स से पास आउट होना, वो इस मौके को दर्शाती है। इन सभी बच्चों ने, क्योंकि एंट्रीज आई थी दूर दराज से और करीबन 1000 से ज्यादा इनको एंट्रीज मिली थी, और उसमें से वो अच्छे जो एक प्रतिभागियों का एक लिस्ट बनाना, एक अच्छे प्रतिभागियों का एक बैंक बनाना, वो बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। और उसके बाद आता है ये चैलेंज कि आप 48 घंटे में एक पूरी मूवी कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक तो ये है कि टीम्स जो थे वो अलग अलग रंग में डिवाइडेड थे, और कैसे कैसे इन्होंने हर एक जना, जैसे कोई एडिटिंग सीख रहा है, एडिटिंग उससे आती है, तो वो सिंगिंग में भी काम करेगा, वो कोऑर्डिनेशन में भी काम करेगा, वैसे ही डायरेक्टर जो होगा वो अन्य चीजें भी देखेगा। तो टीम वर्क, समय प्रबंधन और नई पूरी पिक्चर बनाने का एक जो प्रयास है या जो एक एक्सपीरियंस है, वो यहाँ पे इनको मिला है। अभी तक इनकी कंक्लूडिंग सेरेमनी नहीं हुई है, उसका इंतजार है हमें, और साथ ही ये भी इंतजार है कि ये समझने का कि किस टीम ने सबसे अच्छी कहानी बनाई हुई है, सबसे अच्छी मूवी बनाई हुई है, और उसे एक वैश्विक मंच मिलेगा। इसी के साथ ही अन्य टीमों को भी एक वैश्विक मंच यहाँ पर जरूर प्रदान होगा। ये तो बात हो गई हमने जो क्रिएटिव माइंड्स ऑफ टुमारो की है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसी की, तो आज भी लगातार गाला प्रीमियर्स जो हैं वो जारी है, और यहाँ पर आज हम देखें तो गाला प्रीमियर्स में लाला एंड पॉपी जो एक बहुत अच्छी कहानी है यहाँ पर क्वेयर समाज को प्रदर्शित करती है, उसकी रेड कार्पेट स्क्रीनिंग कल हुई, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुई, और साथ ही हमने जो फिल्मकार है बॉबी बेदी, कैजाद, उनके डायरेक्टर हैं, उनसे बात की। इसके अलावा और भी कई सारे ऐसी कहानियां सामने आ रही हैं जो कि दूर दराज के क्षेत्रों से आती है, ऐसी कहानियां जो हमने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। इन सबको तो मंच मिल ही रहा है। साथ ही इसी का जो ये पूरा एक तरीके से एरिया है, यहाँ पर फोक डांसेस, फोक परफॉर्मेंसेस भी लगातार हो रहे हैं। जी श्यामा, इस बार ये भी माना गया है कि इस बार इफी में इंडोर को आउटडोर लेकर आ गए हैं, ओपन एयर में फिल्म्स दिखाई जा रही हैं, तमाम एक्टिविटीज आयोजित किए जा रहे हैं। ये जो बदला हुआ रंग है इफी का, ये लोगों को भी कितना लुभा रहा है, फिल्मकारों के साथ साथ? बिल्कुल, लोगों को बिल्कुल लुभा रहा है, और सबसे अच्छा समय तो तब होता है जब शाम का समय होता है, और जब सूरज ढल जाता है, और सारी जो पणजी की स्ट्रीट है, रास्ते हैं, उसे काफी अच्छे तरीके से सजाया गया है। लोग आते हैं बहुत ज्यादा संख्या में, यहाँ पे सेल्फीज लेते हैं, रील्स बनाते हैं, इसी को टैग करते हैं। इसके साथ ही सिनेमा घरों में, क्योंकि कई सारी जगहों पर न सिर्फ यहाँ जो आइनॉक्स का एरिया है, बल्कि पोरवरिम करके एक जगह है, वहां भी थिएटर लगाया गया है। वैगेटोर है जो काफी दूर है यहाँ से, वहां पर भी थिएटर लगाया हुआ है। बीचों के ऊपर में, बीचेस के ऊपर में इन्होंने ओपन थिएटर्स लगाए हुए हैं। तो सभी प्रकार का एक्सपीरियंस यानी सिनेमा प्रेमियों के लिए एक गोवा वालों को, बल्कि पूरे देश से आए हुए लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल एक उत्सव का माहौल सबके लिए। लेकिन आखिर में एक महत्वपूर्ण सवाल जरूर पूछना चाहूंगी कि वेव्स को लेकर भी कितना उत्साह है, क्योंकि ये एक ऐसी पहल है जो भारत सरकार ने एक बहुत विस्तृत सोच के साथ भारत सरकार लेकर आई है। तो इस बार वेव्स को लेकर भी क्या कुछ उत्साह लोगों में नजर आता है?
देखिए, एक तो लोग सभी जानते हैं कि मई में वेव्स आयोजित किया गया था, और उसके तुरंत बाद अगर हम अब देखें तो जो फिल्म बाजार है जो 2007 से आयोजित हो रहा है, उसे रीब्रांड कर दिया गया है और अब उसे कहा जा रहा है वेव्स फिल्म बाजार। साथ ही यहाँ पर कई नए इनिशिएटिव्स लाए गए हैं, और इनिशिएटिव्स की अगर हम बात कर लें तो जैसे प्रोड्यूसर्स लैब है, या वर्क इन प्रोग्रेस की बात कर लें, ये सारे जो फिल्मकार हैं जो अपनी फिल्में रेडी उनकी नहीं है, वो अपनी फिल्मों को, अपने प्रोडक्ट्स को लेकर यहाँ पर आ सकते हैं और वो बता सकते हैं कि हमने क्या बनाया है, और साथ ही उनको डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ मिल सकते हैं, सेल्स एजेंट मिल सकते हैं, पोस्ट प्रोडक्शन या जो पोस्ट मूवी बन जाने के बाद की जो प्रक्रिया होती है वो उसे यूज कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को। तो सभी प्रकार की चीजों का, सभी प्रकार के एक फिल्म मेकिंग के एंगल का यहाँ पर सपोर्ट सिस्टम बिठाया गया है, और काफी अच्छी तरीके से एक फिल्म मेकर को यहाँ पर सारी सुविधाएं लॉन्च। और श्यामा, ये महत्वपूर्ण बात है क्योंकि वेव्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है और ऑनलाइन बहुत से लोग इसके साथ जुड़कर इसका फायदा भी उठाएं, ये बात का आह्वान भी सब कर रहे हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद गोवा से हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुक करते अगली खबर का। भूटान के थिम्फू में भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों की प्रदर्शनी 25 नवंबर को समाप्त हो रही है। इन अवशेषों को वापस लाने के लिए केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल आज भूटान रवाना हुआ। भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेषों को नई दिल्ली के नेशनल म्यूजियम से भेजा गया था और भूटान की प्रदर्शनी में रखा गया है। प्रदर्शनी के बाद अवशेषों को स्वदेश लाया जाएगा। रिजिजू ने कहा कि ये भारत भूटान की साझा विरासत और गहरे सांस्कृतिक रिश्तों का ही प्रतीक है। गुजरात के अहमदाबाद में इसनपुर इलाके में प्रशासन ने अवैध निर्माण को हटाने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत नगर निगम ने करीब 40 वर्षों से बने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्यवाही की। नगर निगम ने 20 हिताची और 20 जेसीबी मशीनों की मदद से करीब 1000 अनाधिकृत निर्माणों को ध्वस्त कर दिया। साथ ही प्रशासन ने तालाब के आसपास बने अवैध अतिक्रमण को हटाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। वहीं अतिक्रमण विरोधी अभियान के तहत किसी भी तरह की अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रशासन ने पुख्ता कानून व्यवस्था के भी इंतजाम किए हैं। अभियान के दौरान इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रशासन ने करीब 500 सुरक्षा बलों की तैनाती की। इस दौरान अहमदाबाद नगर निगम के उप नगर आयुक्त रिद्वेश रावल ने बताया कि अतिक्रमण की कार्रवाई के लिए पहले ही नोटिस दे दिया गया था और निकासी के लिए भी पूरा समय दिया गया था। जो डिमोलिशन की कार्यवाही आज हमने शुरू की हुई है, इसके लिए पहले हमने नोटिस दिया था और प्रॉपर टाइम भी दिया इवैक्यूएशन करने के लिए। इस कार्यवाही में हमारी अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 4 जोन की टीम इसमें संलग्न है। पुलिस डिपार्टमेंट का भी हमको पूरा साथ है। तो पुलिस डिपार्टमेंट एंड अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन दोनों साथ में मिलके ये सब हम कार्यवाही कर रहे हैं। और अब खबर अयोध्या से। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर में ध्वजारोहण समारोह को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। 25 नवंबर को राम मंदिर के ध्वजारोहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे, जिसके तहत अयोध्या में सुरक्षा अलर्ट है। सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भी तैनाती की गई है। मंदिर परिसर में आने से पहले हर व्यक्ति की गहन जांच की जा रही है। सभी प्रवेश द्वारों पर स्क्रीनिंग अनिवार्य कर दी गई है और साथ ही सभी वाहनों की भी जांच की जा रही है। वॉच टावर्स पर तैनात सुरक्षा कर्मियों को हर पल चौकन्ना रहने को कहा गया है। बम डिस्पोजल और डॉग स्क्वाड को भी सघनता से पूरे परिसर की नियमित जांच का आदेश दिया गया है। कल 25 नवंबर को होने वाले ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु भी अयोध्या पहुंच रहे हैं। आएंगे, ध्वजारोहण होगा सुना, तो फिर हमने वहाँ पे प्रोग्राम उसी तरीके से तैयार किया जिससे कि हम ये ध्वजारोहण भी देख सके और मंदिर का दर्शन भी कर सके। ये हमारे दिल की जीवन की बहुत बड़ी अनुभूति और बहुत ही एक सुखद क्षण बता सकते हैं। हम तो सोचे भी नहीं थे हमारी ये पीढ़ी हम ये देख पाएंगे कि आज रामलला का मंदिर इस तरीके से मोदी जी खड़ा कर पाएंगे और हम आज उनका दर्शन कर पा रहे हैं। संघर्ष था, उस संघर्ष का जो कल ध्वजारोहण होने वाला है उससे पहले जो आज हमारा जो ये दर्शन होने का ये सौभाग्य है, ये काफी हम भी उत्साहित है। कई बार दर्शन करने के लिए चांस नहीं मिला, लेकिन आज लगता है प्रभु का हम पर असीम कृपा है कि आज दर्शन करने के लिए आए। मंदिर देखकर मेरा दिल गदगद हो गया। हमारा देश में मोदी प्रधानमंत्री हुए इसलिए ये सभी हो रहा है। इज ग्रेट
and we are also so proud about him. इधर बहुत अच्छा व्यवस्था किया है, क्लीनिंग बहुत अच्छा है, व्यवस्था भी अच्छा है। मोदी अयोध्या में बहुत डेवलपमेंट किया है। सभी ही मोदी जी का स्वागत करेंगे। अयोध्या दिव्य और भव्य बना हुआ है। तो कल रामलला के मंदिर पर होगा धर्म ध्वजारोहण। इसी के साथ मीडिया प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहें डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।